प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। और इस सेशन में हम लोग 5.1 के प्रश्नावली के दिए गए सवालों को हल करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन किए थे कि समांतर श्रेणी क्या होती है और उसके पद क्या होते हैं, अंतर कौन कौन से होते हैं, सार्वंतर को कैसे प्रदर्शित करते हैं, और इनके बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन पढ़ा है। अगर आप लोगों को इस सेशन में आने से पहले आप लोग पिछले सेशन को देख कर आइए, ताकि आप लोगों को इस सेशन के दिए गए सवालों को सही से समझ में आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, कि दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है। हमें ये छांटना है कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो समांतर श्रेणी में हैं और कौन से ऐसे सवाल हैं जो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इनकी परिभाषाओं को पढ़ना है और हमें इनको क्रम बनाना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो पहला सवाल इसमें से करा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, यानी 1 किलोमीटर का किराया अगर हम देखते हैं तो 15 रुपये, और अगर प्रत्येक अतिरिक्त किराया किलोमीटर के लिए देखा जाए तो हमें 8 रुपये देने पड़ते हैं। तो हम ये कहेंगे, यदि अगर हम 1 किलोमीटर के लिए चलते हैं तो हमें किराया कितना देना पड़ता है। 1 किलोमीटर के लिए चलते हैं तो हमें किराया कितना देना पड़ता है, 15 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है हमारा, तो हम ये कह सकते हैं 15 रुपये। कितने रुपये हैं, 15 रुपये। अगर हम 2 किलोमीटर के लिए देखें तो 2 किलोमीटर के लिए किराया हमारे पास कितना है, तो हम ये कहेंगे कि पहला तो किराया हमारे पास 15 था, लेकिन अगर हम अगले किलोमीटर के लिए जाते हैं तो 8 रुपये बढ़ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर के लिए किराया हमें 23 रुपये देना पड़ेगा। फिर इससे आगे अगर हम 3 किलोमीटर के लिए जाते हैं, 3 किलोमीटर किराए के लिए जाते हैं, तो 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि 23 रुपये में हम 8 रुपये जोड़ कर दे सकते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हम ये कह सकेंगे कि 31 रुपये। तो हमें ये बताया गया है कि अगर ये इनका क्रम कैसा है, अब क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो हम ये कहेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है। अगर हम इनका क्रम देखें तो क्या समांतर श्रेणी में है, तो देखिए इनका क्रम कैसा है। तो अगर हम ये देखें तो पहला हम कितने रुपए दे रहे हैं, तो 15 रुपये दे रहे हैं। फिर इसके आने वाले 2 किलोमीटर के लिए कितना दे रहे हैं, 23 रुपये दे रहे हैं। फिर आगे हम कितना दे रहे हैं, 31 रुपये दे रहे हैं। ऐसे करके हम 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जाएंगे, तो ऐसे करके हम बढ़ते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 से हम 23 हो गए तो हमें 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े, 23 से 31 हो गए तो हमें 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े। तो हम ये कह सकते हैं इनका जो अंतर है वो कैसा है, समान अंतर है, और 8 रुपये हर किलोमीटर के बाद ये बढ़ रहे हैं। तो ये कौन सी श्रेणी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी। तो हम ये लिख देंगे कि हाँ यह समांतर श्रेणी है। तो ये कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। यदि अगर इनका अंतर समान ना होता तो ये समांतर श्रेणी ना होती। अब हम लोग अगले दूसरे नंबर पर देखते हैं। तो दूसरा नंबर ये कह रहा है, देखिए दूसरे नंबर पर हम देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। तो दूसरे नंबर में पहला नंबर तो हम लोग कर चुके हैं, अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर ये कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेलन है, देखा होगा कि जो हम लोग पंप होते हैं, साइकिल में जो पंप भरे जाते हैं वो किस आकार के होते हैं, बेलनाकार के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पंप है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उपस्थित, देखिए हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हल कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं माना
बेलन में बेलन के पंप में, माना बेलन में उपस्थित हवा उपस्थित हवा बराबर क्या मान लेंगे, x। तो ये एक पंप में उपस्थित हवा है। यदि अगर ये कह रहा है कि शेष भाग का 1/4 भाग क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं शेष हवा का बाहर निकाला गया, यानी पंप में जो शेष हवा का भाग है वो कितना निकाल दिया जाता है, 1/4 निकाल दिया जाता है। तो हम ये आगे देखेंगे। तो पहला जो बनेगा, पहली कंडीशन जो बनेगी, पहली कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन तो हमारी x बन जाएगी। पहली कंडीशन क्या बन जाएगी, x। फिर इसके बाद आने वाले में हम x से जो हमें 1/4 भाग निकाला जाता है, ये 1/4 भाग निकाला जाता है, तो हम ये कह सकेंगे कि x से 1/4 यानी x/4 क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। फिर आगे हम जाएंगे तो आगे भी तो इसी तरह किया जाएगा। तो आगे हम देखेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए, इसको जब हल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ एक हर मान करके इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, बटे कितना हमारे पास 4। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x/4। तो ये हमारे पास दूसरी स्थिति बन गई। अब अगर हम तीसरी स्थिति बनाएंगे तो तीसरी स्थिति में क्या आएगी, 3x में कितना हमारे पास, 3x/4 में कितने हमारे पास पंप निकाले जाते हैं, यानी 1/4 तो हमारे पास निकाला ही जाता है। कितने में से 3x/4 से निकाला जाता है। तो अब इसको हम जब देखेंगे बराबर करके तो 3x/4 तो है ही है, आगे क्या हो जाएगा, आगे माइनस 3x/16, ये हम देखेंगे। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों का लासा हम देखेंगे, लासा कितना मिल जाएगा हमारे पास, 16 मिल जाएगा। 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 3 12x माइनस ये कितना आ जाएगा, 3x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9x/16। 9x/16। तो अब इनको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए क्या क्या हमारे पास हो गए। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास x की हो गई, पहली कंडीशन क्या होगी, x की। और दूसरी कंडीशन क्या थी, तो दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन किसकी थी, तो पहली कंडीशन x थी, दूसरी 3x, दूसरी क्या थी, हाँ पहली क्या थी, x थी, और पहली x थी, दूसरी क्या थी, 3x/4 थी, और तीसरी कंडीशन क्या गई, 9x/16। ऐसे करके हम आगे यूनिट की इनको निकालते जाएंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा क्या अब इनके जो अंतर हैं क्या वो बराबर हैं। तो हम एक बार अंतर इनके निकाल सकते हैं, निकाल कर चेक कर ले रहे हैं क्या इनके अंतर बराबर हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये तो a है, ये क्या है हमारा, a बराबर हमारा दिया हुआ कितना, x। a बराबर कितना है, x। तो हम जब d निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 से a1 को घटाना, यानी 3x/4 से हमें x को क्या कर देना, घटा देना। तो हमारा कितना आएगा, तो हम ये चेक कर ले रहे हैं, 3x/4 से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x और बटे कितना हमारे पास 4। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए कितना आ जाएगा, इसको जब देखेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 से 3 घटाओगे तो माइनस का 1x बटे कितना 4। अब एक बार और हम चेक कर ले रहे हैं क्या इसका अंतर और समान है। तो हम ये देखेंगे d बराबर आगे क्या आ जाएंगे, तो d बराबर देखिए आगे क्या है, आगे d बराबर 9x/16 क्या है, 9x/16 माइनस किससे, दूसरे पद से, यानी उससे आगे वाले पद 3x/4 से देखेंगे तो 3x/4। अब इसको घटाएंगे इससे तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है लासा कितना मिल रहा है, तो हमें यहाँ लासा मिल रहा है 16। कितना लासा मिल रहा है, 16। 16 का भाग 16 में देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, 1 का 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9x माइनस 4 का भाग 16 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 3 12x। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 12 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 3x/16। अब इनको देखेंगे क्या इनके अंतर बराबर है,
क्या इनके अंतर बराबर हैं? देखिए, क्या इनके अंतर बराबर हैं? इसके पहले का अंतर कितना है? -1x/4 है। दूसरे का अंतर कितना है? -3x/16 है। क्या इनके अंतर बराबर? नहीं बराबर। जब अंतर ही बराबर नहीं है तो ये सार्वंतर होंगे ही नहीं। जब अंतर ही बराबर नहीं है तो सार्वंतर होंगे नहीं। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, नहीं यह समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में नहीं है, समांतर क्रम में नहीं है, क्योंकि इसके अंतर बराबर नहीं है। तो ये नहीं या समांतर क्रम में नहीं है, तो ये कह सकते हैं। अब आगे हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर में देखिए, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? तीसरे में कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपये क्या हो जाती? बढ़ जाती। जैसे हम लोगों ने अभी पहले नंबर सवाल किए थे, यदि अगर हम 1 मीटर चलते हैं, यदि अगर हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो हमें 15 रुपये देने पड़ते हैं। यदि अगर हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो हमें 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार अब हम इसमें देखेंगे कि 1 मीटर की खुदाई में कितनी लागत लगती है। 1 मीटर की खुदाई में कितनी है? तो 1 मीटर की खुदाई में 150 रुपये लागत है। यहाँ तीसरा नंबर देखेंगे सवाल, 1 मीटर की खुदाई में कितनी लागत है हमारे पास? 1 मीटर की खुदाई में 150 रुपये लगते हैं। तो 2 मीटर की खुदाई में कितने लगेंगे? तो 2 मीटर की खुदाई में 150 रुपये तो लगेंगे ही, लेकिन साथ में 50 रुपये क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो 50 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल? 200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? 200 रुपये हो जाएंगे। फिर आगे इसी तरह हम 3 मीटर के लिए भी देखेंगे। तो 3 मीटर की खुदाई के लिए हम देखेंगे तो 3 मीटर की खुदाई के लिए 200 रुपये तो होते ही हैं 2 मीटर के, लेकिन 50 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? कितने हो जाएंगे? 250 ये हो जाएंगे। अब अगर इनको हम क्रम से लिखें तो क्रम से कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, अगर इनको हम क्रम से लिखेंगे तो पहले के लिए कितने हमें देना पड़ते हैं? पहले के लिए हमें कितना देने पड़ते हैं? तो पहले के लिए हम पहले मीटर के लिए हम देने पड़ते हैं, पहले मीटर के लिए हमें देने पड़ते हैं कितने? तो पहले मीटर के लिए देखिए, पहले मीटर के लिए कितने देने पड़ते हैं? तो पहले मीटर के लिए 150 रुपये, दूसरे मीटर के लिए 2 मीटर के लिए कितने? 200 रुपये, फिर आगे 250 रुपये। ऐसे करके हम डाट करके जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये कैसा क्रम है? समांतर क्रम है, क्योंकि 50 रुपये हर बार मीटर में एक्स्ट्रा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समांतर क्रम है, ये समांतर श्रेणी में है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो देखिए, अगले प्रश्न में ये है, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी हमें अब ये देखना है कि पहला जो राशि है वो कितना है? 10,000 रुपये। अगर हम अगले राशि के लिए जाते हैं तो 8% दर दे करके चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तब उसके लिए क्या होगा? तब हम इसके लिए अलग अलग इसके निकालेंगे, तब क्या होंगे? तो ध्यान से देखिए, यदि अगर हम इसकी बात करते हैं कि पहली राशि कितनी है, पहला मूलधन कितना है, तो पहला मूलधन यानी हम ये कह सकते हैं पहला मूलधन कितना है? P बराबर हम ये कह सकते हैं P बराबर हमारा कितना है? तो 10,000। पहले के लिए हमारे पास कितना है? 10,000। अगर हम इससे आगे जाएंगे यानी हमारी R कितनी बढ़ जाती है, तो R हम कितने प्रतिशत के हिसाब से जाएंगे? तो 8% के हिसाब से हम जाएंगे। और समय हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। इनके लिए हम पहले वर्ष के लिए देख सकते हैं, फिर दूसरे वर्ष के लिए, फिर तीसरे वर्ष के लिए, फिर चौथे वर्ष के लिए, ऐसे करके हम आगे डट करके इन तक जा सकते हैं। तो ये हमारे पास समय है। हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन बराबर हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, मिश्र धन बराबर होता है फार्मूला, अगर हम मिश्र धन बराबर निकाल रहे हैं तो मिश्र धन बराबर होता है ए बराबर P ब्रैकेट के अंदर 1+R/100 की पावर कितनी? n। ये हमारा मिश्र धन है।
तो हम आगे सम में मिश्र धन ही यानी मिश्र धन निकालेंगे। तो हम मिश्र धन जब निकालेंगे तो पहला तो हमारा 10,000 दिया है, आगे आने वाले के लिए सब के लिए निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर आगे आने वाले के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सब के लिए मिश्र धन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए पहला कितना हमारे पास मूलधन दिया, 10 दिया। कितना दिया है, वो सॉरी 10,000 दिया। कितना दिया है, 10,000 दिया। कितना दिया है हमारे पास, 10,000 दिया है। तो पहला हमारा मूलधन कितना दिया है, 10,000 दिया। पहला मूलधन कितना दिया, इसको छोटा कर दे रहे हैं। देखिए हाँ, ये पी दिया है और पहला मूलधन कितना दिया है, 10,000। तो हम ये कहेंगे कि पहला जो हमारा मूलधन है वो कितना दिया है, 10,000। 10,000 दिया। कितना दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 दिया, कामा। अब इस फार्मूले पर रखें क्योंकि आगे हमें मिश्र धन ही चाहिए, क्योंकि ये भी तो मिश्र धन है आगे। अब इस पर जुड़ेंगे तो 10,000 मूलधन हमारे में 10,000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर कितना है, 8/100 की पावर कितनी, 1, क्योंकि 1 वर्ष के लिए देख रहे हैं। फिर कामा आगे, आगे फिर कितने वर्ष के लिए देखेंगे, 2 वर्ष के लिए। तो क्या हो जाएगा, 10,000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 8/100 की पावर कितनी, 2। ऐसे करके हम तीसरे वर्ष के लिए भी देख सकते हैं। तो तीसरे वर्ष के लिए भी तो देख सकते हैं। तो तीसरे वर्ष के लिए अब हम पहले इन्हीं दोनों वर्ष के लिए बराबर करके देख सकते हैं क्या ये इनके अंतर बराबर हैं कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम देखेंगे, देखिए पहला वर्ष कितना दिया हमारे पास, तो पहला वर्ष हमारे में ये दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। देखिए पहले में कितना दिया हमारे पास, ये 10,000 दिए हैं। कितने दिए, 10,000। फिर इसका कितना आ जाएगा, अगर हम देखेंगे तो 10,000 के लिए अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 गुणे 108/100। इसका जब गुणा करेंगे कामा, इधर इसी तरह इसका जब गुणा करेंगे तो 10,000 इसका जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 108/100 गुणे 108/100। 108 कहाँ है, इसके नीचे एक हर मान के 100 का इसमें गुणा करेंगे, 100 का नाम 100, 100 में 8 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। 2 बार इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इनके क्या अंतर, ये बराबर है। देखिए इनके हम गुणा कराएंगे तो देखिए ये पहली बात तो ये 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो पहले इनके 0 से 0 हम काट ही दे रहे हैं, कौन कौन से कटेंगे। तो देखिए 0 से 0 कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ये भी 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए क्या बचा तुम्हारे पास, तो इसका हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास 10,000 है कामा, ये कितना है 108 और आगे 2 0। फिर अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे 108 का, अब 8 में गुणा करिए तो 108 का 8 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 108 का जब हम 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 11,664। कितना आएगा, 11,664। आगे डॉट डॉट करके हम अनंत तक चल सकते हैं। क्या इनका अंतर बराबर है, हम देख कर ही बता सकते हैं कि इसका तो हम 800 आएगा अंतर, लेकिन इसका 800 नहीं आएगा। जब इसका 800 नहीं आएगा तो इसका मतलब इसका क्रम, इसका अंतर बराबर ही नहीं है। जब इसका अंतर बराबर ही नहीं है, या अंतर निकाल कर चेक कर सकते हो। तो अगर हम पहले का डी निकालें तो डी बराबर कितना आ जाएगा, पहले का अगर हम डी निकालेंगे इसको 10,800 से अगर हम 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 10,800 से 10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 800 आएगा। कितना आएगा, 800। इसी तरह हम दूसरे का चेक करते हैं। अगर हम कितने का, इसका कितना है, 11,664। कितना है, 11,664। 11,664 से हम कितना घटाएंगे, 10,800 घटाएंगे। तो 10,800 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 864। कितना आएगा, 864 आएगा। जब 864 आएगा, पहला तो 800 आ रहा, दूसरा 864, क्या इसके अंतर बराबर, नहीं बराबर। तो जब इसके सार्वंतर ही बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ये कह सकते हैं। अब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये आपके कितने सवाल थे हमारे पास,
देखिए 4 सवाल थे। अब हम ये चारों सवालों को हल कर चुके हैं, जिसमें ये दिया था चौथा सवाल। अब देखिए चौथे सवाल में हमें ये आगे, इसके आगे जो हम अगले सेशन में सवालों को लगाएंगे, ये पहले के सभी सवाल आप लोगों को हो गए। अगर आप लोगों को किसी सवाल में किसी चीज़ की दिक्कत हुई या समझने में नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए और हम उसको अगले सेशन में समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग अगले सेशन में आने वाले सवाल दूसरे और तीसरे सवालों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।